आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक विराट ब्रह्म की झरोखे से झांकी लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 66 से पढ़कर सुनाया विषय मानवीय काया में समाया वैभव साम्राज्य। इसी क्रम में को आगे बढ़ाए रखते हुए पृष्ठ 80 से पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं, सुनते हैं। लिंग परिवर्तन की जितनी घटनाएं हम सुनते अथवा अखबारों में पढ़ते हैं, उनमें होता मूलतः यही है कि मनुष्य की आकांक्षाएं और अभिरुचियां जिधर गतिशील होती हैं, उसी तरह की मनोभूमि लिंग संबंधी बनती चली जाती है। कोई नारी यदि नर के प्रति अत्यधिक आसक्त होती है, उसी के सानिध्य एवं चिंतन में निरत रहती है, तो उसका अंतःकरण उसी ढांचे में ढलता और तादात्म्य होता चला जाएगा। कालांतर में वह आकांक्षा उसे स्वयं नर के रूप में परिणत कर सकती है। इसी प्रकार कोई नर यदि नारी के चिंतन और सानिध्य में अतिशय रुचि लेता है, तो उसकी चेतना नारी वर्ग में परिणत होने लगेगी और वह उस प्रवृत्ति की तीव्रता के अनुरूप देर में या जल्दी लिंग परिवर्तन कर लेगा। इसमें एकाध जन्म की देरी भी हो सकती है। लिंग परिवर्तन की ऐसी घटनाओं में जिनमें नारी नर के रूप में और नर नारी के रूप में परिणत किए गए, उनमें शारीरिक या मानसिक कारण नहीं होते, वरन अंतश्चेतना का गहन स्तर के कारण शरीर ही इस प्रकार की पृष्ठभूमि विनिर्मित करता है। नपुंसक वर्ग की भी ऐसी ही स्थिति है। उसे परिवर्तन का मध्य स्थल कह सकते हैं। समलिंगी आकर्षण से लेकर सहवास तक की अनेक घटनाएं देखने सुनने में आती रहती हैं। इसमें भी वह अतृप्त आंतरिक आकांक्षा ही उभरती है। दो नारी यदि नर रूप में विकसित हो रही होंगी, तो उनमें नर के प्रति आकर्षण की विद्यमान मात्रा स्त्री रति की अपेक्षा पुरुष रति में रस एवं तृप्ति अनुभव करेगी और उनमें परस्पर घनिष्ठता बढ़ती जाएगी। इस प्रकार दो नर यदि नारी रूप में विकसित हुए हैं, तो उनका पूर्वाभ्यास नारी के प्रति आकर्षण बनाए रहेगा और वे दो नारियां परस्पर मिलन का अधिक आनंद अनुभव करेंगी। यह विपर्य दोनों कारणों से हो सकता है। विकसित होती हुई आकांक्षा भी अपनी अतृप्ति का समाधान कर सकता है। इसी प्रकार विकास आगे चल पड़ा। शरीर बदल गए हैं, पर पूर्व मनोवृत्ति में भिन्न लिंग के संस्कार अभी भी प्रबल हैं, तो वे भी बार बार वैसी ही उमंगें उठाकर समलिंगी संपर्क में अधिक आकर्षण अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार वियोग, विश्वासघात, अपमान जैसे आघात अंतःकरण की गहराई तक चोट पहुंचा दें, तो युवावस्था में भी भले चंगे हार्मोन स्रोत सूख सकते हैं। इसके विपरीत यदि रसिकता की लहरें लहराती रहें, तो वृद्धावस्था में भी वे यथावत गतिशील रह सकते हैं। जन्मांतरों की रसानुभूति बाल्यावस्था में भी प्रबल होकर उस स्तर की उत्तेजना समय से पूर्व ही उत्पन्न कर सकती है। काम क्रीड़ा शरीर के द्वारा होती है,
कामेच्छा की मन में उत्पत्ति होती है, पर इन हार्मोनों की जटिल प्रक्रिया न शरीर से प्रभावित होती है और न मन से। उसका सीधा संबंध मनुष्य की अंतश्चेतना से है। इसे आत्मिक स्तर कह सकते हैं। जीवात्मा में जमे काम बीज जिस स्तर के होते हैं, तदनुरूप शरीर और मन का ढांचा ढलता और बनता बिगड़ता है। हार्मोनों को भी प्रेरणा उत्तेजना वहीं से मिलती है। इसी प्रकार हार्मोन्स के द्वारा अन्यान्यों को प्रभावित करने के मानवीय प्रयास विफल रहे हैं। जहाँ तक खोज का विषय है, उन अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का, उनसे प्रवाहित होने वाले रसों का स्वरूप समझ लिया गया है और उनका रासायनिक विश्लेषण कर लिया गया है, पर उनकी असाधारण महत्ता और असाधारण हरकत कर कुछ कारण नहीं जाना जा सकता। असाधारण हरकत कर कुछ कारण नहीं जाना जा सका। इतना ही नहीं, उनके नियंत्रण का भी कोई उपाय हाथ नहीं लगा है। यह मोटा और भौंडा तरीका है कि उसी स्तर के रसायन बाहर से पहुंचाकर उन स्त्रावों की कमी वेशी के परिणामों को रोकने का प्रयत्न किया जाए। इतना तो बन पड़ा है, सो किया भी गया है। अन्य जीवों से प्राप्त करके अथवा रासायनिक पद्धति से विनिर्मित करके उन रसों को व्यक्ति के शरीर में पहुंचाकर यह प्रयत्न किया जाता है कि विकृतियों पर नियंत्रण किया जाए। उसका लाभ होता तो है, पर रहता क्षणिक ही है। भीतर का उपार्जन बंद हो जाए तो बाहर से पहुंचाई गई मदद कब तक काम देगी। इसी प्रकार जमीन फोड़कर कोई स्रोत निकल रहा हो तो उसे एक जगह से बंद करने पर दूसरे छेद से फूटेगा। यह तो तात्कालिक व क्षणिक उपचार हुआ। बात तब बनती है जब उत्पादन के केंद्र स्वतः ही अपने स्त्रावों को घटा या बढ़ा लें। उपचार का उद्देश्य तो तभी पूरा हो सकता है। पुराने जमाने में भस्में तथा रसायनें खिलाकर मृत या स्वल्प कामेच्छा को पुनर्जागृत करने का प्रयत्न किया जाता था। यह प्रयास भी नशे में उत्पन्न क्षणिक उत्तेजना जैसे ही सिद्ध हुए। जब से हार्मोन प्रक्रिया का ज्ञान हुआ, तब से यौन ग्रंथियों के रसों को पहुंचाने से लेकर बंदर और कुत्ते की ग्रंथियों का आरोपण करने तक का क्रम बराबर चल रहा है। आरंभ में उससे तत्काल लाभ दिखता है, पर वह बाहर का आरोपण देर तक नहीं ठहरता। ये प्रयास विफल इसलिए रहे कि इन सूक्ष्म रस स्त्रावों के मूल उद्भूत केंद्र अचेतन मन एवं शारीरिक प्रतिक्रियाओं में परस्पर कोई संबंध स्थापित नहीं किया गया। आरोपण प्रतिरोपण, इंजेक्शन तो बाह्योपचार हैं। शरीर में छिपे सूक्ष्मतम घटक इन हार्मोन्स के स्त्राव में न्यूनाधिकता क्यों व किस प्रकार होती है, यह अभी भी अविज्ञात है। हार्मोन ग्रंथियों से अत्यंत स्वल्प मात्रा में निकलते रहने वाले स्त्राव ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं और उनमें आश्चर्यचकित रहने वाले उतार चढ़ाव उत्पन्न करते हैं। ये हार्मोन चेतन या अचेतन मस्तिष्क से भी प्रभावित नहीं होते। इनको घटाने बढ़ाने में एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचाने के परंपरागत प्रयास प्रायः असफल ही हो चुके हैं। एक शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में प्रवेश कराने पर भी
इन हार्मोनों की वृद्धि, न्यूनता अथवा नियंत्रण, संतुलन नहीं प्राप्त किया जा सकता। लगता है कि इनका उद्भव और विकास ही शरीर की पुष्टि, अभिवृद्धि, सुंदरता और संतुलन के लिए ही होता है। जीवन की सूक्ष्मतम सत्ता बड़ी विलक्षण और रहस्यपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। सामान्य हार्मोन से भिन्न वे सूक्ष्म रस स्त्राव हैं जिन्हें स्नायु रसायन कहा जाता है। सूक्ष्म मस्तिष्क की हलचलों के लिए उन्हें उत्तरदायी माना जाता है। स्नायु रसायन मस्तिष्क एवं सुषुम्ना के नाड़ी संस्थान में क्रियाशील वे रस स्त्राव हैं जो सक्रिय होने पर इंद्रियों में सीमाबद्ध मानसिक चेतना को अतीन्द्रिय स्तर तक पहुंचा देते हैं। न्यूरोह्यूमरल सिक्रीशंस के नाम से जाने जाने वाले ये रस स्त्राव वैज्ञानिकों के द्वारा अभी अभी जाने पहचाने गए हैं, किंतु इनकी प्रतिक्रियाओं का अतीन्द्रिय क्षमता के रूप में उभार शास्त्र वचनों एवं प्रतिपादनों में देखने को मिलता है। साधना का स्तर जैसे जैसे सूक्ष्म प्रखर होता जाता है, सीढ़ियां उतनी ही ऊंची साधक चढ़ता चला जाता है। विज्ञानमय कोश जागरण की साधना ऐसी ही है जो इन रस स्त्रावों से संबंधित है। विज्ञान का अर्थ कामकाजी नहीं, विशिष्ट ज्ञान है। असामान्य प्रज्ञा, प्रतिभा को उभारने वाली परत निसंदेह विलक्षण होती है। यह कार्य उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के जिम्मे आता है जो सामान्य अवस्था में तो सिनेप्सों पर स्नायु संचार भर की भूमिका निभाते हैं, किंतु उत्तेजित किए जाने पर प्रसुप्त केंद्रों, विलक्षण प्रतिभा केंद्रों को भी जगाने की सामर्थ्य रखते हैं। एसिटाइल कोलोन, मार्फिन, सेलेक्टिव ओपिएट्स, एडर्नफन्स, एनकेफेलिन, एडिनोसिन समूह, गावा समूह, सेरोटोनिन 5-HT, अल्फा एड्रीनर्जिक, बीटा एड्रीनर्जिक एवं मस्केरिनिक कोलिनर्जिक समूह के नाम से ये सारे मस्तिष्क एवं स्नायु तंत्र में संव्याप्त हैं। मस्तिष्कीय सत्व के 10 लाख में से 1 भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले ये सूक्ष्म रसायन मन की अचेतन, चेतन व सुपरचेतन परतों के उत्तेजन के द्वारा विलक्षण प्रतिभाओं, आविष्कार, बुद्धि, स्वप्नों के माध्यम से संदेश आदि के रूप में अपनी सक्रियता का परिचय देते रहते हैं। क्या हार्मोन क्षेत्र पर नियंत्रण हो सकता है? प्रश्न है, क्या उनकी विकृत गतिविधियों को संतुलित किया जा सकता है? प्रश्न, क्या इच्छा या आवश्यकता के अनुरूप इन्हें घटाया या बढ़ाया जा सकता है? प्रश्न, इसका उत्तर हाँ में दिया जा सकता है, पर यह समझ लेना चाहिए कि इसके लिए प्रयास वे करने पड़ेंगे जो अंतश्चेतना को गहराई तक प्रभावित करते हैं। शारीरिक आहार विहार या मानसिक तर्क वितर्क या उपचारों के द्वारा उस गहराई तक नहीं पहुंचा जा सकता जहां इन हार्मोनों का मूलभूत उद्गम है। केवल आध्यात्मिक साधनाओं का मार्ग ही ऐसा है जो शरीर और मन को प्रभावित करके हार्मोनों को ही नहीं और भी कितने ही महत्वपूर्ण आधारों में हेर फेर करके मनुष्य को सामान्य से असामान्य
बना सकता है। साथियों, हार्मोन स्त्रावों की घटोत्तरी बढ़ोत्तरी का आहार विहार से कोई सीधा संबंध नहीं है। इसी प्रकार उनका सचेतन मन से भी कोई संबंध अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका। आनुवांशिकी विज्ञान में पैतृक जीनों से भी उनकी कुछ संगत नहीं बैठती। अचेतन मन से कोई संग्रहित संस्कार उन्हें प्रभावित करता हो, ऐसी भी तुक किसी प्रकार नहीं बैठती। फिर अकारण इन अंतः स्त्रावों की अकस्मात क्यों घटोत्तरी आरंभ हो जाती है? प्रश्न। इसका यथार्थ कारण ढूंढना हो तो हमें अधिक गहराई तक जाना पड़ेगा। इसके आधार मनुष्य की सूक्ष्मतम चेतना से संबंधित है। विराट में संव्याप्त चेतना के विशाल महासागर का एक घटक मानवीय काया भी है। 75,000 अरब जीव कोशों के समुच्चय से बनी यह काया, 75,000 अरब जीव कोशों के समुच्चय से बनी यह काया जितने सूक्ष्म घटक से प्रभावित अनुप्राणित होती है, उससे यह सत्यापित होता है कि सूक्ष्म के बल पर ही स्थूल का क्रियाकलाप चल रहा है। भारतीय मनोविज्ञान एवं आर्य दर्शन के प्रतिपादन सूक्ष्म व कारण शरीर की महत्ता प्रतिपादित करते हुए अणु में विभु और लघु में विराट की मान्यता को सही ही ठहराते हैं। तो साथियों, चिंतन मनन करते हैं इसी विषय पर जो पढ़ा गया है, जो सुना गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे नए विषय के साथ। रहस्यमय अद्भुत हैं, रहस्यमय अद्भुत हैं सूक्ष्म के क्रियाकलाप। ओम शांति।